मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आइए देखते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ अनुस्वार। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? अनुस्वार। सबसे पहले हम अनुस्वार का मतलब समझ लेते हैं। अनुस्वार होता क्या है? अनुस्वार जो है मतलब जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है कि अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ ये होता है इसका अनु प्लस स्वार, अनु प्लस स्वर, अनु प्लस स्वर। यानी कि अनु का मतलब होता है पीछे चलना। अनु का क्या मतलब होता है? पीछे चलना। यानी यह जो है, ये जो है अनुस्वार जो है, ये जो है ये स्वर के पीछे चलता है। स्वर माने आ ई जो होता है उसको स्वर कहते हैं। तो ये जो अनुस्वार है ये स्वर के पीछे चलता है, इसलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुस्वार जो है ये व्यंजन है, लेकिन स्वर के पीछे चलता है, इसलिए ये स्वर के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए इसको स्वरों में शामिल किया गया है। ठीक है ना? अंग अह इन दोनों को, विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को, अयोगवाह को। ठीक है ना? सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये व्यंजन कैसे है। ये तो स्वर दिखाई दे रहा है ना, तो मैं बता देती हूँ। चूँकि यहाँ जो मैंने लिखा है कि अनु प्लस स्वर, यानी स्वर के पीछे चलने वाला, स्वर के बाद आने वाला, ये कभी भी जो है व्यंजन पे नहीं लगता, क्योंकि ये व्यंजन है। अब व्यंजन है कैसे ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए व्यंजन इस प्रकार से है कि जैसे हमें लिखना है कंठ, मान लिया हमें लिखना है कंठ। अब ये व्यंजन कैसे है ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जिसके ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है इसको नहीं देखना है, हमें देखना है किससे पहले अनुस्वार लगा हुआ है। तो ठ से पहले अनुस्वार लगा हुआ है, यानी कंठ। ठ बाद में आ रहा है और क पहले आ रहा है। ठीक है ना? तो ठ तो बाद में आ रहा है, यहाँ तो अंग का उच्चारण होता ही नहीं है, कै के साथ अंग का उच्चारण होता है। इसका मतलब है कि ठ के पहले अनुस्वार आया हुआ है, ठ बाद में आता है, कै के साथ इसका उच्चारण होता है। तो ठ क्या है? ट ठ ड ढ अड़, यानी कि जो ठ है ये ट वर्ग का दूसरा वर्ण है। ठीक है? तो ये जो अनुस्वार है ये इसी ट वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, ये इसमें। और कैसे होगा? अर्ध व्यंजन के रूप में। अर्ध व्यंजन के रूप में किस तरीके से लिखेंगे हम इसको? ऐसे आधा होगा, ये डंडा नहीं होगा। डंडा का मतलब आ हो जाता, छोटा आ हो जाता। डंडा का मतलब छोटा आ हो जाता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, चूँकि हमें आधा ही लिखना है। ठीक है? तो हम इसके सिर्फ इस वाले भाग को लिखेंगे और यहाँ ठ लिख देंगे, तो ये कंठ हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि अनुस्वार क्या होता है, जो है अर्ध व्यंजन होता है। और जो ये स्पर्श व्यंजन है इनका पंचमाक्षर होता है। ठीक है? आगे अभी और सारी चीज़ें बताऊंगी, पहले इतना समझ लीजिए। अब आते हैं आगे हम देख लेते हैं। ये चीज़ें हमने जान ली है कि जो ये अनुस्वार है ये व्यंजन है, और स्वर में इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह स्वर के बाद आता है, यानी स्वर के ऊपर ही इसको लगाया जाता है, व्यंजन के साथ इसको नहीं लगाया जाता। अभी आप कहोगे कि ये तो व्यंजन में भी है। अगर आप व्यंजन बता रही हो पंचमाक्षर को तो व्यंजन है, तो उन सब में स्वर छुपा हुआ है, सब में ऐ छुपा हुआ है। यदि हम ऐ निकाल लेंगे ना तो वो हलवर्ण हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है? तो जो अनुस्वार है ये किस पे लगता है? स्वरों पे लगता है, स्वर के बाद लगता है, स्वर के पीछे चलता है। ठीक है? इसीलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। अनु माने पीछे चलना, बाद में आना। ठीक है? तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अनुस्वार से संबंधित जो शब्द प्रयोग होते हैं, मतलब कौन कौन से शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हैं, मैंने 2-4 शब्द छांट के यहाँ लिख लिए हैं। ढेर सारा लिखूंगी तो बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आइए हम समझ लेते हैं इसको। जो मैंने शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका वर्ण विश्लेषण करके हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसी में हमें समझ में आ जाएगा कि जो स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर हैं, क वर्ग का ङ, च वर्ग का या, ट वर्ग का आड़ा, त वर्ग का न, प वर्ग का मा, वो क्या है? ठीक है? कैसे निकलता है, कहाँ उसका प्रयोग होता है, अनुस्वार के रूप में वो किस प्रकार से है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन्हीं शब्दों में हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द मैंने लिखा है संपूर्ण। क्या लिखा है हमने? संपूर्ण।
अब हमें ये भी देखना है कि ये अलग अलग रूपों में उच्चारित होता है। उच्चारित अलग अलग रूपों में क्यों होता है? क्योंकि अगर हम क ख ग घ वाला पढ़ेंगे तब उसका जो पंचमाक्षर है, पांचवा है अंगा, उसको हम कंठ से उच्चारित करेंगे, नाक केवल, है ना, तो उसका अंग निकलेगा। दूसरा चय वर्ग का जो है उसको उच्चारित जब हम करेंगे तो हमें अपनी जीभ, चय वर्ग जो है वो तालु वर्ण है, अपनी जीभ हमें तालु में लगानी पड़ेगी। जीभ की जो नोक है उसको तालु में लगानी पड़ेगी। तालु कहाँ है? जो दांत है उसके ऊपर खुरदरा वाला भाग है, खुरदरे वाले भाग के तुरंत बाद चिकना वाला भाग है ऊपर, आगे का चिकना वाला जो आगे का भाग है तो उसको जो है तालु कहा जाता है। ठीक है, तो तालु से जो है चय वर्ग उच्चारित होता है। तो जो चय वर्ग का पांचवा है वो भी तो तालु से उच्चारित होता है। तो देखिए हम तालु में जीभ लगाइए, आगे की जो जीभ का नोक है वो तालु में लगाइए और यहाँ बोलिए, यहाँ, है ना। तो अब यहाँ अंग तो नहीं निकला, निकलने की कोशिश तो नाक से ही है, अंग का ही उच्चारण करना है, लेकिन जो आवाज़, जो ध्वनि बाहर आती है वो बदल जाती है, अंगा या इस प्रकार हो जाती है। कैसे हो जाती है? उच्चारण स्थान के कारण से। अब चलिए इसको विश्लेषित करके देखते हैं। जैसे लिखा है संपूर्ण, है ना, अब इसे हम संगपूर्ण क्यों नहीं कहते? संगपूर्ण क्यों नहीं कहते? आइए देखते हैं कि इसे हम संगपूर्ण क्यों नहीं कहते, चूंकि वो अंग लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ। आइए देखते हैं। देखिए संपूर्ण को जब हम वर्ण विश्लेषण इसका करेंगे तो सय हो गया, इसमें अय छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब ये पूरा सय हो गया। उसके बाद इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, अभी मैं ऐसे कर देती हूँ, अभी बताती हूँ। फिर प्लस करके इसमें पय लगा हुआ है आधा, और फिर इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, चाहे इसको ऐसे लगा लो या इसको लिख लो, ठीक है ना। और फिर प्लस इसमें आधा रय लगा हुआ है ऊपर, और फिर प्लस इसमें आणय है, पूरा का पूरा है, इसमें ऐ छुपा हुआ है, तो ये पूरा ही है, ठीक है ना। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से जो है अनुस्वार परिवर्तित होगा। अब देखिए यही ध्यान दीजिएगा खूब। ये पै पर बड़ा ऊ का मात्रा पू है, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि किससे पहले जो है अनुस्वार आया हुआ है, यानी ये है पै से पहले अनुस्वार आया हुआ है। हमें इधर से कोई मतलब नहीं, इधर से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि किसके तुरंत बाद जो है, तुरंत पहले जो है अनुस्वार आया, किससे पहले अनुस्वार आया हुआ है। तो हमने क्या देखा? पै से पहले अनुस्वार आया हुआ है। अब हम पै फै बै भै में लिख लेते हैं, पै फै बै भै मैं, ये पै फै बै भै मैं है, ठीक है, पै वर्ग है, पै फै बै भै मैं। अब जो यहाँ पर क्या है? पै है, यानी कि पै वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पर है, तो ये अनुस्वार जो है परिवर्तित होके पै वर्ग के ही पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधा मैं हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा? आधा मैं लिखा जाएगा। इसके साथ अ नहीं है, क्योंकि अनुस्वार हमेशा आधा होता है, अनुस्वार हमेशा आधा होता है। जो उसके साथ स्वर लगा हुआ होता है वो किसी दूसरे में जुड़ जाता है और वो अकेला होता है आधा, ठीक है। इसीलिए स्वर के साथ चलता है ताकि उसका उच्चारण हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब ये अनुस्वार किस में परिवर्तित हो गया? आधा मैं में। किसके कारण से हुआ? पै की वजह से। यहाँ पै था तो पै की वजह से अनुस्वार जो है पै वर्ग के ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया, और वो भी किस रूप में? आधे रूप में, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ। ऐसे लिखेंगे संपूर्ण। आप जानते हैं ये क्या बन गया? ये जो था ये तद्भव रूप था। कौन सा रूप था ये? तद्भव। इसको तद्भव कहते हैं, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में उच्चारित किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं? जो सीधा सीधा संस्कृत से ही हिंदी में आ गया है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा अगर इस प्रकार से कहीं पर आपको प्रयोग मिल रहा है तो ये संस्कृत का शब्द है, जो सीधे सीधे जैसा का तैसा हिंदी में उतारा गया है या उच्चारित किया गया है या फिर लिखा गया है या प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया तत्सम शब्द,
ठीक है, ये तद्भव ये तत्सम। अब हम ये हमें समझ में आ गया, आपको आ गया होगा शायद, इतना सारा विश्लेषित करके मैंने आपको समझा दिया है। अब हम दूसरा वर्ण देख लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है सुंदर। मैंने अलग अलग वर्गों से जो है शब्द लिए हैं ताकि आप सभी वर्गों के मतलब समझ पाओ। ठीक है, अब देखिए सुंदर लिखा हुआ, सुंदर को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये लिखा है सुंदर। ठीक है, अब हम इसको विश्लेषित करते हैं। देखिए कैसे आता है। स है पहले, फिर आधा स है, फिर इस पे छोटा ऊ का मात्रा है। तो चाहे ऐसे लिख लो, छोटा ऊ को लिख लो, या फिर ऐसे मात्रा लगा लो छोटा ऊ का, तो दोनों एक ही बराबर होती है। और फिर उसके बाद इसी के जैसे ही स ऊ करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जो है अनुस्वार आया हुआ है। तुरंत बाद स ऊ के बाद अनुस्वार, स ऊ के बाद अनुस्वार आया हुआ है, यानी स्वर के बाद अनुस्वार आया है। ऊ स्वर है, ठीक है ना, ऊ स्वर है। इसके तुरंत बाद यहाँ पर जो है अनुस्वार आया हुआ है, इसके ऊपर है, ये ऊ के ऊपर, स के ऊपर नहीं है, ऊ के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद है प्लस में द, और द में आ छुपा हुआ है। फिर प्लस में है र में आ छुपा हुआ है। हमें देखना कहाँ है, हमें देखना सिर्फ ये है कि किसके पहले ये अनुस्वार आया हुआ है, किसके पहले अनुस्वार आया हुआ है। ठीक है, तो ये आया हुआ है द के पहले अनुस्वार आया हुआ है। द कहाँ पर है, कौन से वर्ग में है? त थ द ध न, त थ द ध न, यानी कि जो अनुस्वार आया है वो तय वर्ग के तीसरे वर्ण से पहले आया हुआ है। तय वर्ग के तीसरे वर्ण से पहले आया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो अनुस्वार है वो तय वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या आएगा अनुस्वार की जगह पर? आधा नए आएगा। ठीक है, इसमें अय नहीं आएगा, सिर्फ आधा नए आएगा। अब क्या, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? साउंदर। ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, आधा नए दर सुंदर। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये कौन सा रूप हो गया? ये हो गया तत्सम रूप, और ये हो गया तद्भव रूप। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा शब्द। दो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम रंगीन देख लेते हैं। इसको रंगीन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा है रंगीन। मैं क्या करती हूँ, पूरा विश्लेषित ना करके सिर्फ जहाँ हमें ज़रूरत है उतना ही कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं। र हो गया, इसमें अ छुपा हुआ है र में। फिर अनुस्वार आ गया र आके ऊपर। ठीक है ना, फिर गए आ गया, और गए जो है, गए में जो है बड़ी ई की मात्रा है, तो चाहे बड़ी ई की मात्रा लगा लो या बड़ी ई लिख लो, है ना। गी और न आ, है ना, ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या देखना, देखना क्या है, वही चीज़ कि जो गए है इसके पहले, गए से पहले जो है अनुस्वार आया हुआ है, गए से तुरंत पहले अनुस्वार आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, पहले, बाद में नहीं, पहले आया हुआ है। तो ये इसका मतलब हुआ कि कै ख ग घ, कै ख ग घ ङा, कै ख ग घ ङा। ठीक है ना, कै ख ग घ ङा, यानी कि जो गए है वो कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, और इस तीसरे वर्ण के तुरंत बाद यहाँ पर अनुस्वार आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अनुस्वार जो है ये कै वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ की, यानी कि अनुस्वार की जगह पर क्या हो जाएगा? नए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ये जब संस्कृत में होता है तब ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना किसके पहले आया। तो यहाँ गए जो है, गए के पहले आया हुआ है, कै वर्ग के तीसरे वर्ण के पहले आया हुआ है। तो यह जो अनुस्वार था ये जो है कै वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो गया। अब ये तत्सम रूप हो गया और ये तद्भव रूप हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं टय वर्ग में। अगला जो मैंने लिया है वो लिया है टय वर्ग का। टय वर्ग का मैंने लिया है, तो देखिए ठंडी लिखा हुआ है, ठंडी, ठंडी लिखा हुआ है। अब ठय पहले पढ़ेंगे, ठय में अय छुपा हुआ है, और उसके बाद अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद डय आया है,
डे में जो है बड़ी ई लगी हुई है। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है, किससे पहले अनुस्वार है, प्लस यहाँ लगाना था, भूल गई मैं। डे से पहले अनुस्वार है, तो अब टैठ है, डेड है, टैठ है, डेड है, अड़े, टैठ है, डेड है, अड़े, यानी कि जो डे है वो टय वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए जो अनुस्वार है वो टय वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधा आड़े आ जाएगा, क्योंकि ये जो डंडा होता है ये आ का डंडा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से जो है ये अनुस्वार जो है ये आधा व्यंजन है, व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। कौन से व्यंजन में, जो स्पर्श व्यंजन है उनके पंचमाक्षर में, उनके पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और अब मैं इसी में एक छोटा सा और बता देती हूँ कि जो ये भी ऐसे ही हैं, इनको समझ लेना आप लोग अपने हिसाब से, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ये समझा देती हूँ कि जो शाखा साहा हैं इनका जो है अपना नासिक के व्यंजन यानी पंचमाक्षर नासिक के व्यंजन नहीं है। शाखा साहा, यारा लावा, यारा लावा, शाखा साहा, इनका जो है कोई नासिक के व्यंजन नहीं है, इनके पास कोई अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन नहीं है। इसलिए जब इनकी बारी आती है, इनके साथ कहीं अनुस्वार की ज़रूरत होती है, तो जो है अनुस्वार का ही बिंदु के रूप में ही प्रयोग होता है। एक दो उदाहरण मैं बता देती हूँ। जैसे लिखना है संशय, संशय लिखना है। ठीक है, छोटा सा यहाँ रहेगा, यहाँ बड़ा सा रहेगा, संशय। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा है, छोटा सा में आय छुपा हुआ है, और आय के तुरंत बाद यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, फिर यहाँ पर बड़ा सा है और बड़ा सा में आय छुपा हुआ है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर या है और फिर आ है। तो हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें देखना यह है कि किससे पहले अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये देखिए बड़ा स के पहले अनुस्वार लगा हुआ है, तो इनका कोई नासिक के वर्ण है ही नहीं, नासिक के व्यंजन है ही नहीं। जैसे स्पर्श व्यंजन में है उस प्रकार से अंगा, या, ना, मा, यह है ही नहीं। तो इनके लिए जो है ये अनुस्वार ही लगाया जाता है, बिंदु ही लगाया जाता है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हंस हो गया, हंस, अब यहाँ भी स है चूँकि, और इसका जो है स है ये छोटा वाला, इनका नासिक के व्यंजन है ही नहीं, अनुनासिक व्यंजन, तो इसलिए यहाँ भी ये अनुस्वार परिवर्तित नहीं होगा। जैसे सिंह हो गया, सिंह है ना, सिंह हो गया। अब ये चूँकि है ये उस व्यंजन है, इनका नासिक के व्यंजन है ही नहीं, तो ये भी परिवर्तित नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो अनुस्वार है वो व्यंजन होता है, आधा व्यंजन होता है जो उसकी बिंदी है, लेकिन ये स्वरों के पीछे चलता है, स्वरों के पीछे चलता। देखिए यहाँ पर छोटी ई, पहले स है, फिर छोटी ई लगी है, फिर बिंदु लगा हुआ है, यानी कि छोटी ई के पीछे यहाँ पर है, ये यहाँ छोटा आ के पीछे है, यहाँ भी छोटा आ के पीछे है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब ये स्वर के पीछे चलता है। तो इस प्रकार से जो स्वर है ये जो है अनुस्वार जो है सॉरी ये स्वरों के पीछे चलता है। वैसे वास्तविक जो इसका रूप है वो है व्यंजन, अर्ध व्यंजन। वो कौन से, स्पर्श व्यंजन के पांचवें अक्षर जो हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये जो पंचमाक्षर हैं सभी वर्गों के, ये जो है अनुस्वार हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर इनका जो है रूप परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत समझा लिया मैंने, ये समझ में आ गया होगा। और बस अब यहीं से वीडियो बंद करती हूँ। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और खुद अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, नए देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। और यदि ये किसी को ज़रूरत होगी, ज़रूरतमंदों के पास इसे भेज देना, शेयर कर देना, और दूसरे लोगों से और सब्सक्राइब करवा देना। बस, धन्यवाद।